नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो पेपर कराया गया था उसको हम लोग हल करेंगे। ये आपका सॉल्व पेपर है। ये परीक्षा 22 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में हुआ था। तो सेकेंड पाली का पेपर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये फर्स्ट पाली का पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा गया था और 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो एग्जाम में, हिंदी और आपका रीजनिंग और जीएस, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आइए जो है देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यह परीक्षा आपका जो यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित कराया जाता है, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का पेपर है और ये सीरीज ए है। आप देख सकते हैं ये 22 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वह हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का बड़े बड़े क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो जो है पैसेज टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता और अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि क्रमों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का सबसे पहला शीर्षक बताना है कि क्या होगा। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वह है उत्साह। आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, उत्साह होगा। तो आगे जो दूसरा जो प्रश्न था, यहाँ पे अगला जो उसी में पैसेज है कि कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई और इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था न पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़कर लाओ। तो प्रश्न क्या है कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो जाहिर सी बात है नदी में छोड़कर आई थी। इतना सारा पैसेज दिया है, इतना बड़ा, और इसका जो क्वेश्चन है इतना छोटा सा, बस केवल टाइम टेकिंग है ये, इसलिए इतना बड़ा जो है पैसेज दिया है। गद्यांश की जो द्वितीय पंक्ति से स्पष्ट होता है, दूसरे पंक्ति से जो है क्लियर ये हो जा रहा है। तो सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न यदि आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप कोशिश करिए कि प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को पढ़िए, ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरे ही लाइन में आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को नदी में छोड़कर आई थी, इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। तो मंजूषा को भाग्य उसका लेकर जा रहा था। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। फिर आपका राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो सेवकों को उसने मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है।
राजा अधिरथ ने सेवकों को मंजूषा लाने की आज्ञा दी थी। फिर चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो अपनी जो पत्नी है राधा और अपने सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, राधा और सेवक के साथ। इस तरह छठा जो प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका कहलाता है परिपत्र कहलाता है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तब उसे हम परिपत्र कहते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। और एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के हेडमास्टर यानी कि प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण जो है मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ सही है। और हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे हैं जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं, और व्यंजन जो है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, स्वर और व्यंजन। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पे स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। तो 2 प्रकार के मात्रा के आधार पे जो है स्वर होते हैं। और जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका ई आएगा, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर में केवल अ आएगा, और पश्च स्वर में आपका ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ, और आ आएगा। फिर आपका निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो 4 शब्द दिया गया इसमें पुल्लिंग शब्द आपको छांटना था। तो आभार शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दया, माया एवं भाषा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द आप देख सकते हैं इसमें कष्ट होगा, कष्ट पुल्लिंग शब्द है। बाकी आशा, क्षमा, सेना ये शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आय शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद, सार तथा रूप ये पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि गृह, चंदन और पत्ता ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद आपका सत धन आनंद होगा, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और किसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है इसमें। फिर है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। पुस्तक धन आलय इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे अ और आ मिल रहा है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। फिर अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि होगा अभ्युदय। यहाँ पे अभी इसमें यण संधि है आपका अभिधन उदय में। और कौन सा संधि है ये? तो यण संधि है, और इसका अभिधन उदय का जो संधि होगा वो होगा अभ्युदय। फिर यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास है। समास विग्रह करेंगे आप तो अव्ययी भाव यहाँ पे समास है। और अव्ययी भाव क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और सामसिक पद अव्यय हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो यहाँ पे यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। परमेश्वर इसमें जिस समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो अर्थात विशेषण भाव को प्राप्त हो, वह कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, वहाँ क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में आपका अधि जो है उपसर्ग है। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है।
तो अध्यक्ष में जो है आपका अधि उपसर्ग है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं था। और इसे जो है आयोग ने क्या किया था, इनवैलिड जो है घोषित किया था, अमान्य प्रश्न जो है स्वीकार किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी त्रिपल ने इस प्रश्न को अमान्य प्रश्न यानी कि इनवैलिड कर दिया था। तो अध्यक्ष में ये ध्यान दीजिएगा कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है इसमें। संग्राम में उपसर्ग बताइए, तो संग्राम में सम उपसर्ग होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इसका कि संग्राम में सम उपसर्ग है। इस उपसर्ग का अर्थ पूर्णता तथा संयोग है। इस उपसर्ग में निर्मित अन्य शब्द जो हैं संकल्प है, संग्रह है, संतोष है, संन्यास है, संयोग है, संस्कार है। तो इन सब में क्या होगा, सम उपसर्ग है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में आपका ई प्रत्यय है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें गी प्रत्यय है जिंदगी में। और नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें प्रिय शब्द है, तत्सम है। इसका तद्भव होता है पिय। प्रिय का तद्भव क्या होगा, पिय होगा। और पिया, मोर एवं चार ये तद्भव शब्द हैं। तो पिया का जो है तत्सम होगा प्रिया, और मोर का हो जाएगा मयूर, चार का हो जाएगा चत्वार। तो तद्भव तत्सम से भी प्रश्न जो है पूछा गया है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं चार क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है चत्वार। और निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है, विदेशज शब्द पूछा गया है, तो इसमें रिक्शा ये जापानी शब्द है, जबकि तेंदुआ, जूता ये देशज शब्द हैं। नौ जो है ये तत्सम शब्द है, नौ तत्सम शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गाय से एक जाति किस जो है यहाँ पे पता चल रहा है, तो जातिवाचक हो जाएगा। फिर निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। आप यहाँ पे इसका जो है डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि इसमें आपका मैं है, तू है, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं हिंदी में। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद यदि पूछेगा तो 6 होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो पर्वतीय जो है ये गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें चमकीला भी विशेषण है और कुछ शब्द भी क्या है, विशेषण है इसमें। तो आयोग ने इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना था वो केवल बी माना था, चमकीला को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल सी ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी को माना है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वह कहलाएगा विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। और किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द क्या होते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। यहाँ पे सोने की क्रिया का व्यापार एवं फल कर्ता यानी कि राम पर पड़ रहा है, अतः सोना क्या है, अकर्मक क्रिया होगा। अगला है कि वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो बाद शब्द क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है। फिर सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ीं, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो आगे इसमें संबंधवाचक है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ीं, इस वाक्य में संबंध शब्द आगे है। ये अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय भी है। और अगला प्रश्न है, वह आया और
मैं गया, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो इसमें और जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है। फिर अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या है 41। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो विस्मय बोधक शब्द इसमें हाय है। यहाँ पे जो सिंबल है यहाँ आप देख सकते हैं हाय के बाद अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक अव्यय हाय है। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि के भाव पता चलते हों या सूचित हों, परंतु उनका संबंध वाक्य या उसके विशेष पद से न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक कहते हैं। फिर आपका कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक जो है ये सेना का पर्यायवाची है। सेना के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं अनीक है, घटक है, अनी है, अनिकिनी है, चमू है, दल है, सैन्य है, वाहिनी, ये सभी जो है सेना के पर्यायवाची हैं। कपड़ा का पर्याय बताइए। इनके पर्यायवाची पूछा गया है कपड़ा का, तो वसन होगा। यहाँ पे कपड़ा का जो पर्यायवाची होगा वसन हो जाएगा। अन्य जो कपड़ा के पर्यायवाची हैं वस्त्र है, चीर है, अंबर है, पट है, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास, ये सभी जो है कपड़ा के पर्यायवाची हैं। आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल हो जाएगा यहाँ पे। फिर पृथ्वी का विलोम पूछा गया है, तो आकाश हो जाएगा पृथ्वी का विलोम। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, अभय और उभय का। तो अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आपका अली और अली, एक में बड़ी की मात्रा है और एक में छोटी की, शब्द का सही अर्थ बताना है। तो जो छोटी की मात्रा होता है अली, इसका जो अर्थ होता है भंवरा होता है, और एक अली मतलब सखी होता है। तो भंवरा और सखी यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें 4 लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। 46 सही रूप में देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है ये लिखा हुआ है। फिर अगला जो प्रश्न है हिंदी का, और ये अंतिम प्रश्न है, 50 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं कुल। तो निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। इसमें आप देख सकते हैं शुद्ध शब्द जो होगा वह है उज्ज्वलन, दोनों आधा जय होगा इसमें। जैसे उज्ज्वल हम लिखते हैं तो उसमें दोनों ज क्या होता है, आधा होता है, तो इसमें भी उज्ज्वलन जो है ये ऑप्शन सही है। अब है आपका रीजनिंग का प्रश्न। तो रीजनिंग का प्रश्न जो है आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें। गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया, विषम क्या होगा इसमें। तो विषम इसमें गैंडा होगा, क्योंकि गैंडा जो है ये शाकाहारी जानवर है, और गैंडे घास, झाड़ियाँ, पत्ते आदि खाकर अपना गुजारा करते हैं, जबकि अन्य जो जानवर दिए गए जिसमें शेर है, बाघ है एवं भेड़िया ये मांसाहारी होते हैं। तो इसका सही उत्तर ये ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, इन चित्रों विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ए और बी के बीच में है वो सी का संबंध पूछा गया, उससे क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें बी ऑप्शन जो है सही होगा। इसमें ये वाला चित्र जो है उसका सी वाले से जो है मैच करता हुआ है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि जिस प्रकार निचले बाएं कोने वाली आकृति जो है वो 180 डिग्री घूमकर ऊपरी दाएं कोने पर एवं निचले दाएं कोने वाली आकृति 180 डिग्री घूमकर ऊपरी बाएं कोने पर, तो पूरा जो है आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये हुआ है। फिर नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ये राष्ट्रीय उद्यान है तीनों। लेकिन तुंगभद्रा जो है ये दक्षिण भारत में बहने वाली क्या है, एक पवित्र नदी है ये। तो विषम आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए नामों में से विषय नहीं विषम होगा, विषम को पहचानना है इसमें से। तो विषम इसमें क्या है, इडबी है, यूको है और HSBC है और सेबी। तो सेबी जो है ये आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है हिंदी में। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है सेबी, जबकि अन्य जो हैं वो इडबी हो गया, यूको हो गया और HSBC, ये सभी बैंक हैं। तो अब
विषम बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। फिर तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरौरा। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि रावत भाटा बी ऑप्शन जो है इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। क्यों? तो जिस प्रकार तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसी प्रकार रावत भाटा भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जबकि कोयना, उकाई एवं भाखड़ा नांगल ये नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित हैं। तो सही उत्तर बी होगा। 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, ये भी रीजनिंग का है। 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करना है जो न तो गुजराती और न ही मराठी बोल सकते हैं। तो आप फिगर कैसे बनाएंगे और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह का फिगर बनेगा। और कितने हैं इसमें आप देख सकते हैं, गुजराती जो हैं वो 10 कह रहा है कि 10 गुजराती बोल सकते हैं, तो जिनमें 5 मराठी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का फिगर बनेगा और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, कि न तो गुजराती और न ही मराठी जो बोल सकने वालों की संख्या वो 8 है। 8 कैसे होगा? तो ये डायग्राम बनेगा इस तरह। तो इसमें आप निकालेंगे, टोटल संख्या जो है 25 हो रहा है, और 25 में से आप देख सकते हैं कि 5 और जो है ये मराठी भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, गुजराती भी बोल सकते हैं। तो इनकी संख्या हो गई 17, और 25 में से 17 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये दोनों भाषा न बोल सकने वालों की संख्या है। फिर 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। तो 8 छात्र विकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? तो इनका भी एक आपको डायग्राम इस तरह का बनाना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये आंसर जो है आएगा। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनाएंगे और जो है संख्या कितना आएगा, ऐसे छात्रों की संख्या जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। तो क्रिकेट में आप देख सकते हैं फुटबॉल और चेस तीनों का डायग्राम बनेगा, और इनकी संख्या जो है 13 आएगी। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप पूरा जो है इसमें देख सकते हैं डिटेल किस तरीके से ये प्रश्न को जो है वेन डायग्राम के माध्यम से जो है सॉल्व करना होगा। फिर अगला जो प्रश्न है आपका कि एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह है और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। 22 रोगियों को मधुमेह और उक्त रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और न ही उक्त जो है उच्च रक्तचाप की समस्या। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो उत्तर तो 65 से होगा, और डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे आप इस तरीके से, तो आपका उत्तर जो आएगा कितना 65 आ जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इसमें दिया गया है कैसे जो है सॉल्व करना है आपको। फिर अगला प्रश्न है, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए आपको टाइम पे काफ़ी ध्यान देना होगा ऐसे प्रश्न को जो है सॉल्व करने में। तो आप देख सकते हैं इसके लिए भी आपको वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बनाने के बाद ही जो है कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा और उत्तर आएगा इसका, इसमें 5 जो है उत्तर आएगा। फिर आपका नीचे दी गई आकृति में आयत की संख्या आपको ज्ञात करना है। ये जो चित्र है इसमें कितने आयत हैं उनको आपको गिन लेना है। तो कितने आयत हैं इसमें? 3 आयत हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक तो आपका ये हो गया एक आयत, एक ये हो गया, और एक जो है ये वाला पूरा एक आयत। तो 3 है इसमें, केवल बी ऑप्शन जो है सही है इसमें। अगला आप देखते हैं कि नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या कुल कितनी है। इस आकृति में आपको त्रिभुज इनके 3 कोण वाले बताने कितने हैं, तो 16 है इनकी संख्या। आप देख सकते हैं कितने जो कैसे कैसे जो है आपको बनाना है त्रिभुज। तो कुल संख्या इनकी 16 है इसमें। नेक्स्ट आपका एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। तो मानक पासा बनाने के लिए हम किसे जो है सही तरीके से फोल्ड करेंगे तो मानक पासा बनेगा। तो इसमें जो है
बी जो पासा दिया गया है इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये मानक पासा जो है बनेगा। कैसे? तो आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो खुले पासे की आकृति से एक मानक पासे का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विपरीत फलकों का योग जो है क्या होता है वो 7 होता है। तो 2 का विपरीत कितना होगा? 5 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा और 3 का विपरीत जो है 4 होगा। तो मानक पासा जो होता है उस जो आपस में देखेंगे आप उसका जो निर्माण होता है विपरीत फलकों का योग जो होता है उसमें 7 होगा। तो इस तरह जो है आप ये मानक पासे का निर्माण कर सकते हैं। फिर है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। फिर वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील की लघुत्तम यानी कि कम से कम दूरी पूछा गया है कितना है। तो आप देख लीजिए किस तरीके का जो है यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो सीमा सबसे पहले स्टार्ट की, अपने प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर गई, फिर 90 डिग्री झील की तरफ मुड़ी, फिर कितने किलोमीटर चली? 15 किलोमीटर। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, देख लीजिए एक आपका। तो जो सबसे कम दूरी होगा यहाँ पे तो होगा आपका यहाँ पे नीचे 8 किलोमीटर है आधार, और ये जो है लंब जो है ये कितना है? 15 है। और इसका आप इस फार्मूले पे निकाल सकते हैं, आप देख सकते इस वाले फार्मूले पे आपका आ जाएगा। तो आएगा कितना? 17 किलोमीटर जो है आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपका दीपक ने अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। तो इस तरह इसका भी जो है आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के बाद जो है आप देखेंगे कि उत्तर कितना आएगा? 26 किलोमीटर जो है इसका उत्तर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को देखिए, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर नहीं समझ में आए तो ये ग्राफ आप देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, उसके बाद जो है आप इसे लगा सकते हैं। फिर आपका नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा? तो ये यहाँ पे ए और बी दिया है, आगे बस सी और डी वाला आकृति दिया है। तो इसमें जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति में समान, ये वाला होगा डी ऑप्शन। यहाँ पे नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा नहीं गया है। उस कागज के अंक बाहर की ओर से दिखाई दे इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सटीक रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा जो है आपका होगा? इसमें जो सी वाला है 4, 5, 6 ऊपर के फलक में जो है केवल दिखेंगे, बाकी जो है आपका विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पे सी वाली आकृति जो है सही होगी। यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 से और अंतरस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 डिग्री से घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी? तो इसमें सी वाला आकृति जो है सही होगा। नेक्स्ट है आपका, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। उपर्युक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे सी विकल्प होगा कि यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व जो है बढ़ेगा। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला है, काफ़ी बड़े बड़े जो है रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए, टाइम टेकिंग होता है, तो ध्यान देना होगा आपको टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। उपयुक्त में से निष्कर्ष कौन सा निकाला जा सकता है? तो सी विकल्प की रियल इस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। और अगला जो है कि रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए हैं और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
तो कौन सा निष्कर्ष सही निकलेगा इसमें कि रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में वह प्रवेश प्राप्त कर लेगा। फिर मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है कि जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है। और नेक्स्ट आपका कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो सी विकल्प इसमें कि आइसक्रीम में चीनी होती है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। फिर आपका एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो बी ऑप्शन है कि गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा। और नेक्स्ट है आपका इसमें कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बुक का संबंध है रीड, तो स्पीच का क्या होगा लिसन यानी कि सुनने से। नेक्स्ट आपका किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIW के रूप में और ड्रीम को जो है ETHER के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, जैसे यहाँ पे W के बाद X मतलब A की, फिर यहाँ पे A के बाद C है 2 की 3 की 4 की 5 की, तो इसी तरह क्रम में जो है बढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं सभी में। तो यहाँ भी जो क्रम होगा टाइगर को जो कोड किया जाएगा तो डी ऑप्शन होगा U, T के बाद U, T के बाद आप 1 बढ़ाएंगे तो U होगा, I के बाद 2 बढ़ाएंगे, G के बाद 3, E के बाद 4, R के बाद 5, तो सही ऑप्शन डी होगा यहाँ। नेक्स्ट आपका किसी भाषा में यदि डायरेक्टर को, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं उसी क्रम में आपको लगाना है। कस्टमर को कोड कैसे किया जाएगा, इसमें जो प्रश्न है कस्टमर को कैसे कोड किया जाएगा, तो यहाँ भी सेम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। तो सही जो कोड होगा कस्टमर का सही कोड क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कि SBFTNRPS जो इसका सही कोड होगा। एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है यहाँ पे जो। और नेक्स्ट आपका कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं तो उनके एकमात्र बच्ची कमल की माँ है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, ये रिलेशन का जो है प्रश्न है। तो इसमें बी विकल्प सही होगा जो है बहन का कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा गया है कि यहाँ पे पूरा फिगर के थ्रू समझाया गया है। फिर आपका एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के ने उस आदमी का संबंध क्या है, तो चाचा का संबंध है। इस फिगर से आप इसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका कि यदि A+B का मतलब है A B का पति है, इस तरीके का भी जो है प्रश्न पूछा गया था आप देख सकते हैं। और A_B का मतलब है A B का भाई है, और $A_B का मतलब है B A का बेटा है, $B का मतलब है B A की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है और विकल्पों से चुनना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे तो डी विकल्प सही होगा, TQ की पोती है। फिर अगला जो प्रश्न है कि A B के ससुर हैं जो C की माँ है, D E की माँ है जो F और C का पिता है। तो A E कैसे संबंधित हैं, तो पिता से यह संबंधित हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फिगर से आप जो है देख सकते हैं। फिर आपका नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष
तार्किक रूप से उपयुक्त कथनों का अनुसरण करता है। तो इसमें सी ऑप्शन है कि कुछ प्रधानाचार्य जो है वह शिक्षक हैं। और नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए विकल्पों को पढ़ें। सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे बंदर हैं, कोई बंदर बाघ नहीं है। नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से उपयुक्त कथन का अनुसरण करेंगे। तो इसमें जो सही होगा ए, सी और डी, ए, सी और डी तीनों अनुसरण करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये फिगर इस तरह आप बनाएंगे और जो है देख सकते हैं आप। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें आएगा क्यू आएगा। कह रहा है कि 4 के गुणक यानी कि 4 से जो गुणा करने पे आए उनको हम हटा देंगे तो 13वें जो वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर आएगा वह क्यू आएगा। आप इस तरह आप देख सकते हैं जो ये वर्णमाला है इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हटाने पर नई वर्णमाला जो बनेगी आप देख सकते हैं तो 13वां अक्षर जो है वह क्यू होगा। हटा यहाँ पे ए के बाद सी है, डी, ई, ठीक है। तो जो 4 का गुणक है उसे हटाया गया है यानी कि 2 भी हटा दिया गया है। उसके बाद 4 जो है 4 का जो गुणक है उसे अगला है आपका कि किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल को यहाँ पे कोड किया गया है इस तरह पार्टिकल को कोड किया गया ये तो उसी भाषा में एनालिसिस को कैसे कोड किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोड हुआ है ई को आई लिखा गया है तो +4 का इसमें +4 बढ़ाया गया है। फिर एक्स को वाई लिखा है +1, फिर +1, फिर +4, फिर 2 बार +1, फिर +4, फिर 2 बार +1 ऐसे करके। तो इसका जो सही कोड होगा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट है आपका कि किसी भाषा में यदि कैबेज को यहाँ पे कोड किया गया है और ब्रिंजल को भी कोड किया गया है तो पम्पकिन को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ भी एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 एक बार -1। तो सही कोड क्या होगा इसमें डी ऑप्शन जो है सही होगा। फिर नेक्स्ट आपका कि किसी भाषा में यदि कपूर को यहाँ पे कोड किया गया है, फिर आपका ट्रेवल को कोड किया गया तो प्लम्बर को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। प्लम्बर को जो कोड किया जाएगा QNX QGKY। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार वो पहला +1 है, फिर +2 +3 +4 +5 +6 +7 यानी कि बढ़ता हुआ चला गया है इसमें। फिर नेक्स्ट आपका नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। BX है, DU है, FR है, HO JL LI। उसके बाद नेक्स्ट क्रम क्या आएगा तो NF आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार आपका +2 हो रहा है, फिर -3 +2 -3 +2 -3। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। BQT है, BDT, फिर BXG IXA CKA CEN। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है तो जो संख्या दिया गया इस तरीके से बनाया गया और इसका सही उत्तर होगा PEH। देखिए किस तरीके से जो है संख्या यहाँ पे बनाया गया +2 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +3। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो PEH आएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। C2 F5 I11 L17। तो यहाँ आप देख सकते हैं C के बाद जो है F है तो +3 है, F के बाद जो है I है +3 +3 +3 +3 करके यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे क्रम है कि 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 को छोड़कर अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 को छोड़कर अगली अभाज्य संख्या 11 है। तो इस तरह अभाज्य संख्या जो है यहाँ पे केवल लिखा गया है। तो डी ऑप्शन होगा O को जो है 23, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर O 23 होगा। नेक्स्ट आपका कि यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भागा को गुणे के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। कोड बदलने पे जो समीकरण का मान आएगा वह 29 आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से हल किया गया है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ भी कि प्लस को माइनस के साथ भागा को गुणे के साथ आपस में बदल देते हैं तो समीकरण क्या आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे नीचे दिए गए
प्रश्न को पढ़ें और ए और सी के बीच क्या संबंध है उनको आपको बताना है। ये दिया गया है कि ए बी का बेटा और सी डी की बेटी है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो इसमें डी जो है बी की पत्नी है, तो इसे आपको जो है कंफर्म हो जाएगा कि ए जो है बी का बेटा है और सी डी की बेटी है। कैसे सॉल्व किया गया उसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं। दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पर बैठा है। तो प्रयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की कौन सी आवश्यकता होगी। तो इसमें दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, तो यदि ये पता चले तो आपको पूरा जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर अगला जो प्रश्न है आपका कि अमन, बोमन और चयन की औसत आयु क्या है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात क्रमशः 6, 5, 3 है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो डी जो दिया गया कि चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। यदि ये पता चल जाए तो आपका पूरा जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया गया तो ये आप देख सकते हैं फार्मूले पे लगा के सॉल्व किया गया। नेक्स्ट भी आपका उसी तरीके का प्रश्न है कि 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, नीचे दिए कथनों को पढ़ें। 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक गोल मेज के चारों ओर बैठे रात्रि भोज कर रहे हैं। ए बी के ठीक सामने बैठा है, ई के ठीक सामने एफ है, सी ई और ए के ठीक बीच में है, डी ई के ठीक दाहिने पर बैठा है। तो प्रयुक्त उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की कौन सी आवश्यकता होगी। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं फिगर बनेगा और बी ऑप्शन इसमें कि सी जी के ठीक सामने बैठा है। यदि ये पता रहे तो पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व यहाँ पे सही से हो जाएगा। फिर है एक आदमी 200 रुपये लेकर बाजार गया। उसने 50 रुपये किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है। तो शेष राशि उसके पास होगा 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर थी। और अगला जो प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में धन है। सिक्कों की कुल संख्या है 150। तो उस व्यक्ति के पास कुल कितनी धनराशि है। तो उस व्यक्ति के पास कुल 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3, 2, 1 के अनुपात में थी। कैसे जो लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर है ए बी का भाई है जो सी की बहन है। ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं। एफ का बी से क्या संबंध होगा। तो प्रयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो ई ए का पिता है, ये जानकारी मालूम रहे तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व भी किया गया आप देख सकते हैं। फिर है किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। दमयंती का रोल नंबर क्या है। तो उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या समान है। यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है। कैसे जो है आपका आंसर आया है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है और आयोग ने इस प्रश्न को जो है इनवैलिड जो है माना था। और रीजनिंग का जो अंतिम प्रश्न है कि हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। तो सुधा की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन से अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो इसमें यदि पता चल जाए कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है सॉल्व आपका किया गया। अब है आपका जीएस का क्वेश्चन। तो जीएस के कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। कैलिस्टो, यमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं ये। तो फॉन्ट हैं ये कंप्यूटर का प्रश्न है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। तो वह ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। और निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो वह अनुच्छेद। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम स्थान है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो यहाँ पे जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये यूपी में नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है। और इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? तो गिद्ध नृत्य ये पंजाब का है, गिद्ध या गिद्धा। बाकी रामलीला, रासलीला और अहेर नृत्य ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में है। और छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो रवि यानी कि सूर्य की पूजा की जाती है छठ पूजा में। और अगला जो प्रश्न है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है तो बैसाख मेला। बैसाख मेला जो है ये इलाहाबाद में नहीं, बल्कि ये यहाँ पे बैसाखी मेला ये पंजाब का है। और अगला आपका कि एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर्स ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या होगा? तो फुल फॉर्म इसका होगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 1 अप्रैल 1937 को। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में यह 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। और उत्तर प्रदेश नामकरण कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश नाम पड़ा इसका, इसलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1937 होगा, जिसे तब इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जो है जाना जाता था इसे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है? तो 1,99,581,477। यहाँ पे जो है ये अनंतिम आंकड़ा था। इसमें जो अंतिम आंकड़ा है नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो इसलिए अनंतिम आंकड़ा इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अंतिम आंकड़ा था वह ये जनसंख्या है 2011 के अनुसार है। एक जो दिया गया यहाँ पे 19,98,12,341, ये आपका 2011 का अंतिम आंकड़ा था। लेकिन इसमें 19 करोड़ जो है 95,81,477 दिया, ये अनंतिम आंकड़ा था। और अंतिम आंकड़ा है ये वाला कि 19,98,12,341। फिर है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो देहरादून ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड की राजधानी है, आपको पता होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। एक क्वेश्चन जो है ये कथन आपका सही है। और दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। दिल्ली में जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण फिरोज शाह ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवा दिया। तो कुतुब मीनार के में जो 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी वहाँ पे विद्यमान है। तो कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान उसमें नहीं है। फिर घटना और तारीख के इन जोड़े में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, बनी नहीं थी, घोषणा हुआ था, बनी थी 1912 में। तो ये मेल नहीं खा रहा है आपका। महात्मा गांधी ने इंडिगो
प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में। तो बिल्कुल सही है, 1917 में चंपारण शुरू हुआ था। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी 1914 में। नहीं, ये जो है आपका गलत है, 1916 में हुआ था। 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने होम रूल लीग की जो है स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 को। तो यहाँ पे सी भी गलत है, ए गलत है, सी गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और सी सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में, ये भी सही है। तो आपसे पूछा था मेल कौन सा नहीं खा रहा है, ए और सी मेल नहीं खा रहा है। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में। कब यह युद्ध लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था और नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफ़र, या लतीफ़ खां और राय दुर्लभ ने किया था। युद्ध के पश्चात मोहम्मद अली बेग ने हराम देवड़ी में नवाब की हत्या कर दी और प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की नींव भी रखी थी। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। कौन से हैं वो? तो वह है आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। यहाँ पे सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही आचरण, सम्यक और जो है यहाँ पे जो सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, सही आचरण यानी कि सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें लगभग 572 द्वीप हैं, जिसमें लगभग 18 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में। तो 18 विकल्प नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे नियर अबाउट देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है सही है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो वह ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी का है। ये नेबुलर परिकल्पना लाप्लास का है। ज्वारी हाइपोथेसिस ये जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी का है। गैसीय हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट का है। ग्रही हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन का है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत लाप्लास की निहारिका परिकल्पना तथा द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना और जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना, जिसे टाइडल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने गैसीय परिकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ब्राज़ील। असंगत मिलान खोजना है आपको। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा में नहीं है। दुनिया की सबसे गहरी झील कनाडा स्थित सुपीरियर झील नहीं है, बल्कि रूस की बैकाल झील है। तो ये आपका मेल नहीं खा रहा है, बाकी सभी सही है। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? तो यह है बाणासुर। बाणासुर हिल लघु हिमालय या हिमालय का नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है और ये केरल के वायनाड जिले में स्थित है। एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। और अगला जो प्रश्न है आपका कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसके महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। तो नदी का नाम क्या बताना है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी। कुल लंबाई इसका है 2900 किलोमीटर और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से एक नहीं है? तो बिहार से नहीं गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से गुजरता है भारतीय मानक समय? तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरता है, केवल 5 राज्य से। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है?
तो 552 है। अधिकतम जो लोकसभा की सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। और अगला जो प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? तो वह 1992 का 73वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है। बलवंतराय मेहता समिति 1957 की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे में प्रावधान किया गया था। तो इसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और मतलब ब्लॉक लेवल का है और जिला परिषद इसमें है, लेकिन नगर परिषद नहीं है इसमें। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि लिखित संविधान है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है कि यह एकल है, या उसके बाद है इसे राज्य के राज्यपाल यानी कि सांसद और विधायक के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो दिया गया कि जो भारत का संविधान के अनुच्छेद में 368 दिया गया संविधान संशोधन के बारे में है, ये शक्ति दी गई है कि जिसके तहत संविधान संशोधन शक्ति संसद को दी गई है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति है। फिर आपका ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो पर्यटन नहीं था। और 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, तो है औद्योगिकरण। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? इसमें पीसी महालनोबिस जो है ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे और इन्होंने जो है भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। बाकी सभी जो हैं यहाँ पे अर्थशास्त्री हैं। और नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो असंगत मिलान है यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है। बाकी भारतीय स्टेट बैंक का टैग लाइन है ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसका टैग लाइन है। पंजाब नेशनल बैंक की जो टैग लाइन है, जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, न कि बढ़ती का नाम जिंदगी, तो ये आपका असत्य है। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये नहीं है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? ये करेंट का प्रश्न है, शेयर द ड्रीम था। और उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता था? तो जापान ने जीता था। और इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन है कि समन्वित पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विवार्षिक अभ्यास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच जो है अभ्यास किया गया था, ना कि पाकिस्तान के। नीचे दिए गए महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां दी गई हैं जो 18 में मनाया गया, जो इनमें से कौन सा मिलान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, सही है। विश्वास दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 1 मई को नहीं बल्कि ये 22 मई को मनाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यह स्थित है? तो यह आपका अजमेर राजस्थान में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे जो है आपका राजस्थान सही होना चाहिए, जो कि ये 29 मार्च 2018 को रूपनगर अजमेर के पास में है, राजस्थान राज्य में है। पहला मेगा फूड पार्क ग्रीन टेक फूड पार्क के नाम से इसका उद्घाटन किया गया था।
फिर मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना था। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? तो यह ई-रैक्याम। 2 अगस्त 2017 को भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक नया मंच शुरू किया गया, जिसे ई रकम नाम दिया गया। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो राज्य द्वारा संचालित नीलामकर्ता और CRWC की एक संयुक्त पहल है। ई रकम का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने से है। और भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये भी करंट का ही है। तो योजना जो था वो संपदा योजना था। गलत मिलान करना है आपको यहाँ पे। तो बी ऑप्शन जो अमीटर है, जैकरियस जेनसन। अमीटर का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक इवांजेलिस्टा टारसेली ने किया था। सही मिलान की पहचान करें तो माइक्रोवेव ओवन जो है पर्सी स्पेंसर ने इसे खोज किया था। फिर आपका ट्रांसफार्मर का है विलियम स्टैनली है। बैटरी का है एलेसेंड्रो वोल्टा। वर्नियर कैलिपर का है पियरे वर्नियर। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो है कैश डेटा। अभिज्ञान शाकुंतलम किस किताब के लेखक कौन है? ये है कालिदास। और अंतिम जो प्रश्न था, निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो बी ऑप्शन जो है समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। बाकी पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू का है। समय का संक्षिप्त इतिहास स्टीफन हॉकिंग का है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान ये कार्ल मार्क्स का है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप बी ऑप्शन सम्मिलित नहीं था। तो ये था आपका UP CCC ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में जो पेपर कराया गया था, ये फर्स्ट मीटिंग का है, प्रथम पाली का पेपर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।